बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कैबिनेट आवर। मैं हूं नाज़िया खान और मैं हूं शाहिद नसीम। सबसे पहले एक निगाह डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, सरकारी मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफिंग। वजारत इत्तलात के 97% मुलाजमीन की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की यकसा निसाब तालीम के निफाज पर वज़ीर तालीम को मुबारकबाद। अफगानिस्तान में पुरअमन तब्दीली खुशाइंद है। तवक्को है कि तालिबान इंसानी हुकूक का ख्याल रखेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से आर्मी बरादरी के साथ मिलकर फैसला करेंगे। पाकिस्तान एक मजबूत, मुस्तहकम और रियासत मदीना के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। विफाकी काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। तालिबान का तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। तालिबान के काबुल शहर में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए भरपूर इक़दामात। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। तालिबान का ख़वातीन को भी हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने 34 वोट्स हासिल किए। मुत्तहिदा अपोजिशन के मियां अब्दुल वहीद को 16 वोट्स मिले। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। आलमी मेले के पहले मरहले का आगाज 17 अक्टूबर से ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। मेगा इवेंट में 12 टीमें शरीक। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 24 अक्टूबर को दुबई में आमने सामने। फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। कैबिनेट आवर का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, और सबसे पहले आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि अफगानिस्तान में पुरअमन तब्दीली खुशाइंद है। तवक्को है कि तालिबान इंसानी हुकूक का ख्याल रखेंगे। इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानिए हारून इलाही तूर से उनकी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में अरकान को अफगानिस्तान की सूरत हाल और कौमी सलामती के अमूर पर एतमाद में लिया। काबीना ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को मौक़िफ़ बयान करने का मौका ना फराहम करने पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि बड़े आलमी प्लेटफॉर्म पर ऐसी रविश फोरम के कवायद व ज़वाबित और कवानीन की खिलाफ वर्जी है। काबीना इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ राह दही पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वफाकी काबीना ने यकसां कौमी नसाब के इजरा पर वजीर तालीम और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कौमी यकजहती
معاشرتی تفریق کے خاتمے اور پاکستانیت کے فروغ کے لیے ایک نصاب اہم ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصاب کا اہم ترین حصہ بنایا گیا ہے۔ کابینہ کو کورونا ویکسینیشن میں پیش رفت، اہم شخصیات کی سیکیورٹی اور پروٹوکول پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان پوسٹ کی ملکیت 4275 املاک کے موثر استعمال کے حوالے سے پاکستان پوسٹ کی لیز پالیسی کی منظوری دی، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 21 املاک کو لیز کیا جائے گا۔ کابینہ نے کراچی میں وفاقی حکومت کی 104 ایکڑ اراضی کے تنازع کے حل کے حوالے سے تجاویز کی بھی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے ملک میں کھیلوں کے معیار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بین الصوبائی رابطوں کی وزیر کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے افغانستان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ توقع کرتے ہیں کہ طالبان انسانی حقوق سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ We want this decision of recognition of Taliban in Afghanistan, it has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. So we don't want to take any unilateral decision on that, and we are in touch with our friends both in the region and internationally, and we will decide accordingly. ہمارا موقف پہلے بھی بڑا واضح تھا اور اب بھی بڑا واضح ہے۔ ہم اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے کریں گے، اور یہ پاکستان ایک جو بین الاقوامی برادری کا ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فیصلے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ 3 سال میں مشکلات کے باوجود ملک کو آگے بڑھایا اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے جو حلف لیا تھا اس کے ہر حرف کی پاسداری ہوئی ہے، اور قوم سے جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کی تکمیل کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ان اقدامات کا تسلسل جو ہے وہ اگلے سالوں میں بھی جاری رہے گا۔ کرپشن فری مضبوط مستحکم پاکستان کا جو وعدہ کیا تھا، اور جو مدینہ کے ریاست کے ماڈل کے اوپر جو ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اس کے اوپر کاربند ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم عاشورہ کے بعد جو ہے وہ قوم کو اس پہ اعتماد میں لیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے قانون سازی حتمی مراحل میں ہے، اور اس سلسلے میں اپوزیشن سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہم آئندہ انتخابات کو مکمل شفاف بنانا چاہتے ہیں۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اکرام اللہ محسود کی رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے، جس کے لیے دوحہ میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، اور گزشتہ روز افراتفری کے باعث بند ہونے والے امریکہ کے زیر کنٹرول کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ امجد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا کہ افغان رابطہ کونسل کے ارکان دوحہ جائیں گے، جہاں وہ طالبان رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور افغانستان میں اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ طالبان نے ایک بیان میں تمام سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کام پر واپس جائیں اور معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ازبکستان نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر 46 افغان طیارے زبردستی اتار لیے۔ اتارے گئے طیاروں میں 22 فوجی اور 24 ہیلی کاپٹر شامل تھے، جس پر 585 فوجی اہلکار سوار تھے۔ ازبکستان نے اپنی سرحد میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 84 افغان فوجی اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ بھارت نے کابل سے اپنے سفیر اور سفارتی عملے کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کابل میں بھارت کے سفیر اور عملے کو فوری طور پر بھارت منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں افغانستان کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امریکی مشن دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تھا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ باعث حیرت ہے۔ انہوں نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فیصلہ درست ہے۔ امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
जी, रिपोर्ट आप मुलाहिजा करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर काबुल एयरपोर्ट को एक बार फिर से खोल दिया गया है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, और अफगानिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके हवाले से भी आपको हम अपडेट कर सकें। हमें इस वक्त लाइन पर ज्वाइन किया है मुश्ताक यूसुफ ज़ई ने, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सहाफ़ी हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, जो कंडीशंस हैं उनके हवाले से भी कुछ बताइएगा, और कुछ जो शुकूक व शुबहात हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसके हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। मुश्ताक साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, मुश्ताक साहब से हमारा जो ही राब्ता होता है हम आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत से लोगों के जहन के अंदर बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात है। इसी हवाले से आज जो प्रेस ब्रीफिंग एक हुई है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से, उसके अंदर भी उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ है और जो स्टेट का मौक़िफ़ है उस हवाले से भी आगाह किया था। हम अफगानिस्तान की सूरत हाल से आपको गाहे बगाहे आगाह रखे हुए हैं। अभी आप एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर रहे थे जिसके अंदर बताया जा रहा था कि किस तरह वहाँ पर जो काबुल एयरपोर्ट है, जो उससे पहले बंद हो गया था तमाम तर परवाज़ों के लिए, उसको एक बार फिर से खोल दिया गया है। और उससे अब से कुछ दिन कबल ही, करीबन 2 दिन पहले, जो वहाँ के मनाजिर हमारे सामने आए थे, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ अपलोड हुई थी, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो उन जहाज़ों पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे, मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और तालिबान की हुकूमत के बाद बहुत ज़्यादा जो अनसर्टनिटीज़ हैं, जो शुकूक व शुबहात हैं, जो लोगों के जहनों में इस हवाले से जो जैसे आप कहें कि जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेदार हो रही हैं, और इसी हवाले से हम आपको जो है वो आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्ताक यूसुफ ज़ई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुश्ताक साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ग़ालिबन किसी तकनीकी मसले की वजह से हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उनसे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहाल होता है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त वो क्या हैं। हमें बहुत सी खबरें तो इर्द गिर्द से मिल रही हैं, और जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उस इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। हालिया जो इतलात हमारे तक हमें मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक जो काबुल एयरपोर्ट है उसको दोबारा से खोल दिया गया है। इससे कबल ये अमेरिका के ज़ेर कंट्रोल था, और अब जो वहाँ पर जो तालिबान है उन्होंने ऑलमोस्ट जो पूरा अफगानिस्तान है उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। और जो इससे पहले की जो इतलात हमें मौसूल थी उसके मुताबिक जो सदर अशरफ गनी हैं वो भी जो अफगानिस्तान है उसको छोड़ के जा चुके हैं, और तमाम तो जो जैसे आप कहें कि जो हुकूमती उमूर हैं वो भी अफगानिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। जी शाहिद, बिल्कुल आपने सही बात की। अफगानिस्तान जो है इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, और सारे जो आलमी बरादरी है उसकी नज़र उसी की सूरत हाल पर है। पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है अपना, और पाकिस्तान भी चाहता है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार वहाँ पर मुमकिन हो सके। बिल्कुल। मुश्ताक यूसुफ से आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मुश्ताक साहब, आप हम सुन पा रहे हैं हमें? ग़ालिबन हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही, या शायद अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन अगर चेंज कर सकते हैं तब हमारी अगर आवाज़ आ रही है तो उसके बाद हम आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से आपको अपडेट करते चलते हैं। जी, जो नई हुकूमत है उसकी तश्कील के लिए दोहा में सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी ये इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल हो सकता है और जितनी जल्दी वहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है उतना ही अच्छा होगा तमाम के लिए। ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि जो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो खित्ते की उमूर जो एक मजमूई सूरत हाल है उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और ख़ास तौर पर इसकी पाकिस्तान का इस जानिब से जो अपना मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है कि पाकिस्तान जो खित्ते में उसके दोस्त ममालिक हैं उनके साथ राब्ते के अंदर है। वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत क्लियर आज स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी कि खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ हम लोग राब्ते में हैं, अपने दोस्त ममालिक के साथ, और जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है उसके साथ मिलकर किसी एक कंसेंसस के ऊपर आएंगे और हम अपना कोई पॉलिसी बयान जो है वो जारी करेंगे और अपनी स्टेटमेंट देखेंगे। फ़िलहाल हम हालात को देख रहे हैं, वहाँ पे जो कंडीशंस हैं उनको देख रहे हैं, और ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किस किस्म के जो हालात हैं वो जारी हैं। और हम सब की यही कोशिश है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो पुरअमन तरीके से जो है वो आगे प्रोसेस करें, और जो इक़्तिदार की मुंतकली है वो पुरअमन रहे। हमारा ये खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। कैबिनेट आवर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी,
लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सरकारी टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए कि अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना एक फ़ैशन बन गया है। मगरबी और अफगानिस्तान हुक्काम की जानिब से तालिबान की हिमायत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। It had become a fashion to blame Pakistan for what is happening in Afghanistan. But the swift collapse in Afghanistan tells us and the world that is far beyond what role countries can play. The Afghan people probably welcome Taliban coming in. So I think that that should take away the blame game which was going on that Pakistan is responsible. I think with 20 years of presence of the United States spending, according to their own estimates and some estimates, about almost $2 trillion investing hundreds of billions in the development of Afghanistan, I think the blame game, finding a scapegoat is easy. Countries have to look inside with reference to the role they played. TRT से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की आवाम की मर्जी से वहाँ पायदार अमन कायम हो। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की तामीर नौ में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सदारत में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के हवाले से वज़ारत दाखिला में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और आशूरा पर अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय की गई। वज़ीर दाखिला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लेने के लिए वज़ारत दाखिला में खुसूसी सेल कायम किया गया है। खुसूसी सेल आशूर के दौरान 24 घंटे काम करता रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए वफाकी हुकूमत सूबों को अमन व अमान के लिए तमाम तकनीकी और दीगर सपोर्ट यकीनी बनाएगी। आशूर के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश सिर्फ हस्बे ज़रूरत की जाएगी। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला ने इजलास को बताया कि हसास इलाकों की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुसूसी इक़दामात लिए हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया की मदद के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात की गई हैं।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की सदारत में NCOC का इजलास हुआ। आपको बताएं कि इजलास में ये फैसला किया गया कि 9 मुहर्रमुल हराम को तमाम बड़े और मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा, जबकि 10 मुहर्रमुल हराम को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होंगे। फोरम ने आशूरा के दौरान पहले से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद पर भी जोर दिया। इलेक्शन कमीशन में गवर्नमेंट की तजवीज़ पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कमीशन को ब्रीफिंग दी गई। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने की। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैयद शिबली फराज, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और माहिरीन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग के दौरान मौजूद रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन उसूली तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में है, लेकिन तमाम पहलुओं का जायजा लेना जरूरी है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि ये मशीन इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग के लिए तैयार की गई है, जिसमें तब्दीली और टेस्टिंग वगैरह की जा सकती है। ब्रीफिंग के अख्ताम पर इलेक्शन कमीशन ने एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी तश्कील दी, जो इस मशीन का हर पहलू से जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल कंसल्टेंट की खिदमात लेने की भी मंजूरी दी है। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि हमारे मंशूर में वादा था कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आज का दिन तारीखी और पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत और तरीक़ाकार को बदलने का दिन है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है, जिसको तमाम पहलुओं को खातिर में लाकर तैयार किया गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा तनाज़ात का शिकार रहे। हमारा मकसद है कि इंतखाबात के नताइज हर एक को काबिल कबूल हों। उन्होंने कहा कि हम मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मदद करना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें आएँ और मशीन का मुआयना करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। इससे पहले वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ब्रीफिंग और डेमो दिया गया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हो गए हैं। सुल्तान महमूद चौधरी का मुख्तसर अहवाल ज़िंदगी और सदर के इंतखाब की तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तकरीबन 35 साल से आज़ाद कश्मीर की अमली सियासत में सरगर्म अमल हैं। 1955 में आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में पैदा हुए, गार्डन कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे। 1983 में बरतानिया से बार इतला की डिग्री हासिल की। 1985 में पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। सुल्तान महमूद चौधरी अब तक 9 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। 1 मरतबा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जबकि 1 मरतबा आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रह चुके हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। आज़ाद कश्मीर के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टरल कॉलेज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल है। 53 के ऐवान में कुल 50 हाज़िर अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुत्तहिदा अपोजिशन के मियाँ अब्दुल वहीद 16 वोट ले सके। कश्मीर के लिए इंशाल्लाह मैं पहले भी कोशिश करता रहा हूँ, अब इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ज़्यादा मौसर अंदाज में मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पर उठाऊं। नए सदर के इंतखाब के साथ ही आज़ाद कश्मीर में मुंतकिली इक़्तिदार का अमल मुकम्मल हो गया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अदील अहमद खान की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इत्तलात और नशियात के वज़ीर ममलकत फ़र्रुख हबीब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के साथ छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से पहली मरतबा SMEs को आसान फाइनेंस स्कीम के तहत बगैर ज़मानत 1 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकेगा। फ़र्रुख हबीब ने कहा कि इससे कबल SMEs का निजी शोबे में मजमूई कर्ज का हिस्सा सिर्फ 6.6% था। अब SMEs को 25% के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 9% पर कर्ज मिल सकेगा। वज़ीर ममलकत ने कहा कि 40 से 60% रिस्क को कवरेज हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। इस स्कीम से नए SMEs इस्तेफादा कर सकेंगे। खबरें मजीद भी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर शोसांग प्यो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल और बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान के कोरिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम दोतरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के ख़्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना ने कोरिया की जानिब से 3 साला फ्रेमवर्क के तहत IT, तालीम और सेहत के शोबे के लिए $50 करोड़ देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने कोरियन सफ़ीर को हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया। कोरियन सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान अवाम की सतह पर रवाबित और पनबिजली के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कोरियन कंपनीज पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल से मुतमईन हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से ज़रई तरक्याती बैंक के सदर शहबाज जमील ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस मौके पर वज़ीर ख़जाना ने हिदायत की कि कर्ज़ों, अकाउंटिंग कंट्रोल, जदीद बैंकारी के हवाले से तवील मुद्दती और किफ़ायत शारी के इक़दामात अपनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि कोरोना के पेश नज़र बैंकारी उमूर को मुकम्मल डिजिटल शक्ल में तब्दील करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ज़रई तरक्याती बैंक किसानों को कर्ज़ों की फराहमी में तोसी दे रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ज़रई पैदावार में इजाफ़ा करना है। इससे कबल ज़रई तरक्याती बैंक के सदर ने वज़ीर ख़जाना को बैंक की कारकर्दगी से आगाह करते हुए बताया कि 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल में पहली मरतबा बैंक को 4 साल के बाद मुनाफा बख्श हालत में ला सके हैं। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सूबे की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए पायदार इक़दामात करके पंजाब को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। लाहौर में सूबाई वज़ीर जेल खाना जात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन इंतशार का शिकार है। उन्होंने कहा कि वो इन हाउस तब्दीली के सिर्फ दावे कर सकते हैं, जबकि हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन के गैर जमहूरी हथकंडों का जवाब अवाम की खिदमत से देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, वो मनफी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि दयानतदारी, ईमानदारी और शफाफियत की सियासत के सामने करप्ट टोले की कोई हैसियत नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शजरकारी मुहिम में पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुहिम के दौरान 58 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में होने वाले इजलास में बताया गया कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक तकरीबन 8 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। महमूद खान को बताया गया कि जंगलात में उगने वाले 112 मिलियन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ का भी हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के दौरान अवाम और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जरिए 11 लाख पौधे लगाए गए हैं। वज़ीर आला ने मानसून शजरकारी मुहिम के सिलसिले में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों को अपने हुदूद में लगाए गए पौधों की हिफाजत और देखभाल का पाबंद बनाया जाए। Of SRG KPL, I've got Mohammad Hafiz, Muzaffarabad Tigers captain, Shahid Afridi captaining Ravlakoot Hawks, and the match referee, former test player Ali Naqvi. Ready, Hafiz? You got the coin. Please flip it. Heads is the call. That is tail. And that is tail. Okay, Hafiz, happy to win the toss? Yeah, because we plan to bowl on this track, so we win the toss. We're going to do that. पिछले मैच में बहुत ही बड़ा टारगेट चेज किया, क्या उसने आपको इन्फ्लुएंस किया है कि पहले बॉलिंग करें? Not really. We believe कि ये पिच ऐसा है जहाँ पे सेटिंग का टोटल could be difficult. So why not to bowl first? जहाँ पे रिवर्स होने के जो भी चांसेस हैं वो अर्लियर हैं। हमारे पास फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो ज़्यादा तेज़ है। So we're looking for that. One of the reason कि हमने पहले ऑप्ट किया यहाँ पे बॉल करना। चले, बहुत आपको गुड लक। चेंज कोई किया आपने अपने साइड में? वन चेंज, उस्मान अरशद आए हैं अरसलान आरिफ की जगह। ओके, गुड लक हफीज, प्ले वेल। शाहिद, आप चेज करना चाह रहे होंगे आज? आमिर भाई, चेज में भी जो हमने की है उसमें भी अच्छा किया है, लेकिन ये ठीक है कि अगर बैटिंग मिल रही है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ। मैच टॉस के ऊपर मैचेस को नहीं जाने देता। जो लड़के जिस हिसाब से खेल रहे हैं, जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं और जितना उनके अंदर इस मैच का इंतजार है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा होगी आपकी टीम। आपकी इंजरी का क्या हाल है? इंजरी टीम ओनर भी चाह रहा है कि मैं खेलूं,
پلیئرز بھی سارے چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ میں کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا, اپنا 100% دوں گا. اور آپ کی فرسٹ چینج ہوگی احمد شہزاد کی, کتنی احمد چینجز کی؟ شہزاد اینڈ وقاص 2 چینج ہے, ان کی جگہ عرفان اینڈ سبزادہ فرحان واپس ٹیم میں. چلے زبردست Thank کرکٹ you, کھیلیں, thank گڈ you. لک. So the news from the center, Muzaffarabad Tigers won the toss and elected to bowl first. ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کشمیر پریمیئر لیگ کا فائنل ہونے جا رہا ہے راولا کوٹ ہاکس اور مظفرآباد ٹائگرز کے درمیان, جس میں مظفرآباد ٹائگرز نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو بتائیں اسی حوالے سے ہمارے لائن پر موجود ہیں ذیشان قیوم, ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. ذیشان بتائیے گا, آج ہاکس اور ٹائگرز کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, فائنل ہے کے پی ایل کا, کون آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے, کون جیت سکتا ہے آج کا یہ ٹائٹل؟ دیکھیں چوکوں اور چھکوں سے بھرپور کشمیر پریمیئر لیگ ایک شاندار اختتام کی جانب جا رہی ہے. لیگ کی 2 بہترین ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل میں پہنچی ہیں, جس میں راولا کوٹ ہاکس اور مظفرآباد ٹائگرز کی ٹیمیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور مظفرآباد ٹائگرز نے جو ہے وہ بھی ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. اور مظفرآباد ٹائگرز کی اگر میں بات کروں تو ان کے جو کیپٹن ہیں وہ محمد حفیظ ہیں, جبکہ جو راولا کوٹ ہاکس کی ٹیم ہے وہ شاہد افریدی کی قیادت میں جو ہے وہ میدان میں اترے گی. دونوں ٹیموں نے بڑی زبردست جو ہے وہ کارکردگی کا پورے ٹورنامنٹ میں مظاہرہ کیا, اور اگر ان کی ہم باہمی میچز کی بھی بات کریں تو ایونٹ میں 2 دفعہ دونوں ٹیموں نے جو ہے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کیا ہے. 9 اگست کو جو ہے وہ پہلا میچ کھیلا گیا تھا, جس میں راولا کوٹ ہاکس نے جو ہے وہ مظفرآباد ٹائگرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرایا تھا. بڑا یہ دلچسپ میچ تھا, جبکہ 14 اگست کو جو ہے وہ مظفرآباد ٹائگرز نے اپنی اس شکست کا بدلہ لیا اور کوالیفائر میچ جو ہے وہ 7 رن سے جیت کر جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. تو ٹیمیں دونوں بہت تگڑی ہیں, بہت زبردست ہیں, اور بالکل یقیناً ہمیں چوکوں اور چھکوں کی نہ صرف بارش نظر آئے گی بلکہ ہاں شائقین جو ہیں وہ بھرپور جو ہے وہ ایک زبردست کرکٹ دیکھنے کو ان کو ملے گی. جی ذیشان یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں راولا کوٹ ہاکس کی یا مظفرآباد ٹائگرز کی, تو ان دونوں ٹیمز میں سے ایسے کون کون سے بیٹسمین ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم مظفرآباد ٹائگرز کی بات کریں تو ان کے پاس محمد حفیظ ہیں, سہیل تنویر ہیں, سہیب مقصود ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس محمد وسیم بھی ہیں, ارشد اقبال, ذیشان اشرف, سہیل اختر, اسامہ میر, انور علی. یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے پورے ایونٹ میں جو ہے وہ بڑی زبردست کارکردگی دکھائی, اور ان میں سے اگر کوئی 1 یا 2 پلیئرز جو ہیں وہ ناکام ہوتے تھے تو دیگر جو پلیئرز تھے وہ جو ہے وہ پرفارم کر کے اپنی ٹیم کو جتواتے تھے. اسی طرح اگر میں راولا کوٹ ہاکس کی بات کروں تو سب سے بڑے تو ان کے پاس شاہد افریدی پلیئرز تھے, اس کے علاوہ ان کے پاس حسین طلت تھے, احمد شہزاد بھی ان کے اوپنر تھے, لیکن آج فائنل میچ سے قبل جو ہے وہ انجری کا شکار ہو گئے, ان کی انگلی زخمی ہے جس کی وجہ سے وہ فائنل میچ سے باہر ہو گئے ہیں. یہ کافی بڑا سیٹ بیک ہوگا ایک راولا کوٹ ہاکس کے لیے. وقاص مقصود ان کے بعد بڑے اچھے بالر ہیں, ظفر گوہر ہیں, اس کے علاوہ بسم اللہ خان ہیں, کاشف علی ہیں. تو ٹیمیں دونوں بہت اچھی ہیں, لیکن احمد شہزاد کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں تھوڑا سا راولا کوٹ ہاکس جو ہے ان کے جو حوصلے ہیں وہ تھوڑے سے پاس ہوئے ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ T20 میچ ہے اور یقیناً ان کے جو کیپٹن ہیں شاہد افریدی وہ اپنی ٹیم کا مورال بلند رکھیں گے, اور جو زبردست آج کا میچ کھیلے گی, جو بہترین کارکردگی دکھائے گی, وہی آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ KPL کی پہلی ٹرافی کی چیمپئن ہوگی. اچھا ذیشان یہ بھی بتائیے گا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا نام جو دوسری جانب ہے وہ آفریدی کا سب سے ہمیں پہلے سامنے آتا ہے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے ٹورنامنٹ میں جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج کیا ہمیں کوئی ماضی کی ایک کوئی تاریخ ساز اننگز کی یاد تازہ ہو سکے گی کچھ بیٹنگ کے لیے؟ بالنگ میں تو آبویسلی انہوں نے پرفارم کرنا ہی کرنا ہے, بیٹنگ کے حوالے سے آپ کیا اسیس کرتے ہیں کہ اس پورے ٹورنامنٹ کو دیکھتے ہوئے آفریدی سے کچھ توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں شاہد افریدی ایسا نام ہے کہ وہ ایسے پلیئر رہے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے بالرز کے جو ہیں وہ چھکے چھڑائے رکھے ہیں, اور اپنے جب کیریئر میں ابھی آپ دیکھتے رہے ہیں کہ دنیا کے تمام بالرز جو ہیں وہ شاہد افریدی کے سامنے آتے تھے تو گھبراتے ضرور تھے. جس طرح بیٹنگ میں شعیب اختر کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ دنیا کے تمام بیٹسمین گھبراتے تھے, اسی طرح بالرز بھی جو ہے وہ گھبراتے تھے. شاہد افریدی کے لیے آج کافی بڑا دن ہے, اور بطور کیپٹن جو ہے وہ اپنی ٹیم کو فائنل تک لے کر آئے ہیں, اور آج ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف بالنگ میں جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائیں بلکہ چھکے اور چوکوں کی جو ہے وہ پورے مظفرآباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ ہر طرف ماریں, اور ایسا ایک سما پیدا کر دیں کہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں اور سب کو ایک دفعہ پھر سے پرانا شاہد افریدی آج دیکھنے کو ملے.
بہت شکریہ ذیشان قیوم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور کے پی ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے ناظرین، اور اس کے پی ایل کے فائنل کو جو کہ ایک لانگ اویٹڈ فائنل ہے، اس کے لیے مظفر آباد ٹائیگرز نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا ہے جی۔ امید کرتے ہیں کہ میچ بہت خوبصورت ہوگا، میچ بہت شاندار ہوگا۔ جو بھی ٹیم جیتے، جیت کشمیر کی ہوگی، جیت پاکستان کی ہوگی۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا فائنل راولا کوٹ ہاکس اور مظفر آباد ٹائیگرز کے درمیان۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا افغانستان کے عوام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں امن و استحکام کا کوئی خواہش مند نہیں ہو سکتا، یہ کہا ہے وزیراعظم عمران خان نے۔ افغانستان میں دیر پا امن، استحکام اور ترقی کے لیے افغان سیاسی رہنما مل کر کام کریں، یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا۔ افغان مسئلے کا جامع سیاسی حل ضروری ہے، وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے افغان سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے نمائندے موجود ہیں، ہارون الہی تور، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہارون الہی تور، ہمیں بتائیے گا کہ افغان سیاسی رہنماؤں کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی کچھ تفصیل ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان سے افغانستان کے سیاسی رہنماؤں نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے افغان لیڈرشپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں واضح کیا کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ افغانستان میں امن و سلامتی اور استحکام کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے زور دیا کہ افغان سیاسی قیادت جو ہے وہ مل کر فیصلے کرے اور اس حوالے سے تاکہ افغانستان میں امن و ترقی اور سلامتی آئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے جامع سیاسی حل کی ضرورت پر بھی زور دیا افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے۔ افغان سیاسی رہنما جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی قیادت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ جی اچھا ہارون، یہ بتائیے گا کہ جو افغان سیاسی قیادت تھی اس کا اس حوالے سے کیا رد عمل تھا؟ پاکستان کی جو اب تک کی کاوشیں ہیں، یہ جو پاکستان کا اب اس وقت کا جو موقف ہے، اس حوالے سے جو افغان سیاسی قیادت کی جانب سے جو ہمارے سامنے جو اگر کچھ آیا ہو آپ کے سامنے یا آپ کی اطلاع میں آیا ہو، ان کا کس قسم کا رویہ تھا؟ کیا باڈی اسٹیچرز تھے، ان کے جیسچرز کیا تھے، اور کیا کچھ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ افغانستان میں امن کے حوالے سے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ افغان سوسائٹی جو مختلف ملٹی ایتھنک نیچر کی ہے، یعنی مختلف جو نسلیں وہاں پہ آباد ہیں، مختلف گروہ وہاں پہ موجود ہیں، اس سلسلے میں افغانستان کے مسئلے کا جو ہے وہ جامع یعنی انکلوسیو حل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں تمام افغان دھڑے جو ہیں وہ شامل ہوں۔ اس کے علاوہ افغان ڈیلیگیشن جو ہے انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ ہارون الہی تور، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ افغان سیاسی قیادت کی جانب سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان سے، اور وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے جی، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کے پی ایل کی، کشمیر پریمیئر لیگ کی، اور اب آپ کو ہم یہ چلیں گے ایک اور خوبصورت شہر، اس شہر کی جانب، اور شہر کا نام ہے جی گجرانوالہ، پہلوانوں کے شہر۔ گجرانوالہ میں 40 سیکنڈ میں 1300 بچوں نے 5240 پودے لگا کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے جی۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں جی کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ضلع انتظامیہ اور طلبہ و طالبات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب اسناد کی ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا ہے۔ شہریار بٹ اس حوالے سے اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان ویژن کو پورا کرنے کے لیے گجرانوالہ ضلع انتظامیہ اور طلبہ طالبات نے 40 سیکنڈ میں 52,040 پھلدار اور سایہ دار پودے لگا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس بہترین کاوش کو سراہنے کے لیے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ضلع انتظامیہ اور طلبہ طالبات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ سہیل خواجہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوششوں سے اب ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پودے ہم نے لگائے ہیں اس کی ہر شخص رضاکارانہ طور پر دیکھ بھال کرے۔ شہریار بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گجرانوالہ۔
नाज़रीन, सेक्रेटरी जंगलात पंजाब शाहिद जमान की ज़ेर सदारत महकमे जंगलात के अफसरान के एजाज़ में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में यौम आज़ादी के मौके पर रिकॉर्ड शजरकारी पर अफसरान की मेहनत को सराहा गया। सेक्रेटरी जंगलात शाहिद जमान ने कहा कि यौम आज़ादी पर पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए 1 से 14 अगस्त तक 21 लाख शजरकारी हदफ की बजाय 75,50,000 पौधे लगाए गए। शाहिद जमान ने कहा कि महकमा जंगलात की तारीख में मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड शजरकारी की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात के अफसरान ने कम वसाइल और महदूद वक्त में इतना बड़ा हदफ हासिल किया। मुहिम में तारीख साज कामयाबी अफसरान की मेहनत की मरहून मिन्नत मुमकिन हुई। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वाज़ेह हिदायत हैं कि बलूचिस्तान में इज्तमाई तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ। गवर्नर बलूचिस्तान ने कोयटा में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे का वज़ीर आज़म इमरान खान को बखूबी इदराक है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत सूबे के मसाइल के हल और तरक्याती अमल को तेज़ करने में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने नाराज बलोचों से बामकसद बातचीत का बीड़ा उठाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क़यादत में हम इस मकसद में भी ज़रूर कामयाब होंगे। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि आशूरा मुहर्रम के दौरान फ़िरका वराना हम आहंगी की मिसाली फ़ज़ा बरकरार रखी जाएगी। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी के हमरा आशूरा मुहर्रम के जुलूस के रास्तों का मुआयना करते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। उन्होंने इस मौके पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रवा साल मुहर्रम उल हराम में पहले की निस्बत बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद होने वाले आला सतह इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और मुहर्रम उल हराम के हवाले से हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लिया गया और इस हवाले से वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला जाम कमाल खान को बताया गया कि आशूरा मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है और रूट्स की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। कोयटा समेत दीगर अजला में आशूरा मुहर्रम के जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मकसद के लिए पुलिस, लेवीज, FC और इंतजामिया ने मुश्तरका मरबूत लाहे अमल मुरतब किया है। इजलास में अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि आवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुल्तान में भी सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए फरहान मिर्जा से। मुहर्रम उल हराम पर जिला मुल्तान में 1533 मजालिस और 485 जुलूस निकाले जाएंगे। जिले के हसास मुकामात और रूट्स पर 180 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं और रूट्स पर तामीराती काम 100% मुकम्मल कर लिया गया है। मजालिस और जुलूसों के शुरका को जामे तलाशी के बाद शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से तमाम मजालिस और जुलूसों की बराह रास्त मॉनिटरिंग जारी है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तकरीबन 180 कैमरे लगाए जिनकी लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में आ रही है, पुलिस के कंट्रोल रूम में भी जा रही है। लाइसेंस दारान और तमाम लोग जो थे उनके साथ हमने कंसल्टेशंस की, उनको ऑन बोर्ड लिया और हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम सब के अवाम के स्टेक होल्डर्स के ताउन से हम एक पुरअमन मुहर्रम मनाने में कामयाब होंगे। मुल्तान की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों अस्ताना लाल शाह, इमाम बारगाह हैदरिया, मुमताज़ाबाद और दीगर पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आला सतही इजलास वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शरपसंद अनासिर मुहर्रम उल हराम पर अमन खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ज़िला इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल चौकस होकर सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद कराए। मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए सियासी क़यादत सिविल और पुलिस इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़ी है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी माह मुहर्रम में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादे से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए शहरियों की जानिब से लंगर और सबीले लगाने का सिलसिला जारी रहा। अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट देखिए।
ہر شخص نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انواع و اقسام کے لنگر اور ٹھنڈے میٹھے مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم نے سبیل کا انتظام کیا ہوا ہے، لوگ اور زائرین میں تقسیم کیے جا سکیں تاکہ کربلا کی یاد تازہ رہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے لنگر جس میں دلیم اور بریانی کا انتظام کیا جاتا ہے، جو لوگ اور زائرین دور دور سے آ کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ امام حسین پاک جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان بھائیوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ ماہ محرم ہمیں امن، صبر، برداشت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ میں یہاں سبیل پہ آیا ہوں، پاک مدینہ میں محرم کی وجہ سے جگہ یہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، یہاں میں روحوں سے یہاں سبیل پہ پانی پینے آیا ہوں، یہاں پہ بہت سی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عباس علی عارفی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پاک پتن۔ ناظرین، صوبائی وزیر اطلاعات فتح اللہ خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ گلگت میں پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے بنیادی مسائل کے حل کرنے کے لیے اور انہیں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ انٹیگریٹڈ واٹر سپلائی جو 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے، وہ مناور، سکوار، جٹیال، گلگت، کوناداس، امپھری، یہ پورا جو گلگت کا شہر ہے، اس پورے کو یہ پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا۔ یہ بھی پری سی ڈی ڈبلیو پی اس کی ہو گئی ہے۔ سی ڈی ڈبلیو پی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے اس میں پلان میں اس کو شامل کر کے ہم گلگت کے شہریوں کو انشاءاللہ پینے کا صاف پانی مہیا کر رہے ہیں۔ جو پرانی سکیمیں ہماری چل رہی ہیں، جس طرح کارڈیک ہاسپٹل ہے، وہ کمپلیشن کے قریب ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے کینسر ہاسپٹل ہے، وہ بھی کمپلیشن کے قریب ہے۔ یہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر فنڈنگ بھی ٹائملی ہو رہی ہے۔ اور اب رخ کریں گے کھیل کی دنیا کا۔